नमस्ते। अक्सर बच्चे अकाउंटेंसी में पर्याप्त मेहनत करते हैं। अकाउंटेंसी टेक्निकल सब्जेक्ट तो है, लेकिन जहाँ तक बात करें कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो टाइप्ड हैं। शेयर्स की बात करें, एंट्रीज बिल्कुल टाइप्ड हैं। हाँ, अमाउंट्स कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसी में गलती हो जाती है। बच्चे कहते हैं कि सर 4 फीचर का अमाउंट गलत आता है या कैपिटल को अमाउंट ट्रांसफ़र करना गलत आ जाता है। समझा हुआ सब होता है। पार्टनरशिप लेंदी ज़रूर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कंपनी अकाउंट्स बहुत सारे बच्चों को सरल लगता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें भी टाइप्ड हैं, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट कह लीजिए, पार्टनर्स के कैप अकाउंट्स कह लीजिए। फिर भी कॉमर्स के बच्चों की एक खास प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि हम पूरा पेपर नहीं कर पाते हैं। 12th CBSE की अगर बात करूं तो अकाउंट्स 80 मार्क्स का होता है। पढ़ने के लिए 15 मिनट्स अलग से मिलते हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे पूरे 80 मार्क्स का ट्राई नहीं कर पाते हैं और ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि CBSE जब पेपर बनाती है तो 80 मार्क्स के लिए जो टाइम देती है 3 आवर्स का, वो एक एवरेज बच्चे के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। फिर भी बच्चे अक्सर ये शिकायत क्यों करते हैं कि सर हमारा पेपर पूरा नहीं हुआ। कोई कहता है 10 नंबर का छूट गया, कोई कहता है 5 नंबर का, कोई कहता है 15 मार्क्स का छूट गया। इट्स टू बैड, बहुत गलत चीज़ है ये। अब ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक कोटेशन है जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये लागू होती है। बहुत सारे बच्चे पेपर इसलिए पूरा नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं की थी। घर आकर उसी पेपर में जो सवाल छोड़ के आगे बोले ये तो मुझे पूरा आ रहा था, लेकिन क्या करो, वहाँ तो टाइम लिमिट में आपको पूरा करना ही था। तो चलिए आज मैं मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैं अपनी क्लास पर करवाता ही हूँ, ज़िद करता हूँ बच्चों से, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ कि कैसे टाइम प्लान करेंगे और कैसे स्पीड से करेंगे पेपर को। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल को इसमें कवर नहीं करूँगा। और ये लेक्चर मेरा 12th CBSE अकाउंट्स में भी पार्टनरशिप पर फोकस्ड रहेगा। सपोज करते हैं कि मान लेते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और ये फुल लेंथ प्रॉब्लम है ऐसा मान लेते हैं। यानी आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, A और B पार्टनर्स हैं, C को एडमिट किया गया है और वो इतनी कैपिटल और इतना शेयर ऑफ गुडविल लाया है और वगैरह वगैरह दिया हुआ है। इस सवाल में आपको, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाइएगा और बैलेंस शीट। कुछ वर्किंग नोट्स भी बनाने होते हैं जो बनाना ही चाहिए। आमतौर पर आपके किताबों में जो सवाल दिए होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, लेकिन CBSE में जो पेपर का पैटर्न है उसमें बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारे हेड्स नहीं दिए जाते हैं। कंसेप्चुअल चेकिंग करना होती है उन्हें। असेट में 10 असेट दे देंगे तो भी वो समझ जाएंगे कि आपका लेवल क्या है। 5 देंगे तो भी, तो बहुत लेंदी, मतलब सवाल में कंटेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। इस तरह से जैसे रिवैल्यूएशन वगैरह में पॉइंट्स आपके इसमें 5-5, 6-6 पॉइंट्स होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, बहुत कम पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब उसे स्पीड से कैसे करना, तो मेरा कहना है, अच्छा ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको के लिए नहीं है जिनको पार्टनरशिप में एडमिशन पढ़ना है, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनको पार्टनरशिप में एडमिशन पढ़ा हुआ है, आता है, स्पीड नहीं ले पाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, उनके लिए ही वीडियो।
तो सबसे पहली बात कि आप सवाल को पूरा एक साथ ड्रॉ करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन को, यानी कि आप रिवैल्यूएशन के लिए जो प्रोफार्मा बनाना होता है बना लेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का प्रोफार्मा भी बना लेंगे। अब आपको जब बना लेंगे कह रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट्स का भी प्रोफार्मा बनाना है तो रिवैल्यूएशन का प्रोफार्मा आपको नीचे से बंद भी करना पड़ेगा। तो इसका बहुत आसान तरीका है, आप देख लें कि किस असेट को कम या ज़्यादा करने को कहा गया है, किस लायबिलिटी को कम या ज़्यादा करने को कहा गया है, यानी रिवैल्यूएशन की डेबिट में कितने हेड आने वाले हैं, क्रेडिट में कितने हेड आने वाले हैं। मान लीजिए आपने सवाल को पढ़ लिया और आपने देख लिया कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 हेड आएंगे और क्रेडिट में 3, मतलब क्रेडिट में 3 लाइन कंज्यूम होंगी, डेबिट में 2 लाइन कंज्यूम होंगे, और 2 पार्टनर्स हैं। आपको मालूम होगा कि रिवैल्यूएशन चाहे एडमिशन में करो, चाहे रिटायरमेंट में करो, चाहे डेथ में करो, रिवैल्यूएशन पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में भेजा जाता है, उनके कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स एज द केस में भी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, यानी आपको कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ करना है, सारे इफेक्ट्स पार्टनर्स के। तो 2 डेबिट में हेड आ रहे हैं रिवैल्यूएशन के, 3 क्रेडिट में आ रहे हैं। मान लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट होगा, डोंट कैलकुलेट, इमीडिएट देखने की जरूरत नहीं, मान लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट आने वाला है, यानी क्रेडिट बड़ी आने वाली है। तो 2 पार्टनर्स हैं तो 3 लाइन, अर्थात 2 डेबिट आने वाले हैं, 3 लाइन और छोड़िए, अंदर आपको कंफर्टेबली 5 लाइन्स लगेंगी, 5 लाइन्स। आपको लगता है काटापीटी हो सकती है तो आप 6 लाइन्स छोड़ दीजिएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर दीजिएगा। 6 लाइन्स भीतर रखते हुए टोटल वगैरह के कॉलम्स वगैरह बना के इसको बना दीजिए, आप प्रोफार्मा बना रहे हैं। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट्स पर। ए और बी पार्टनर्स हैं, सी एडमिट हुआ है, यानी कैपिटल अकाउंट में अमाउंट में 3 कॉलम बनेंगे, अमाउंट ए बी सी, अमाउंट ए बी सी, डेट, पर्टिकुलर्स। यहाँ फोलियो नंबर का कॉलम नहीं बनाया चलता है, सीबीएसई इस मामले में उदार है, वो नंबर नहीं काटती है, पर अगर कॉपी आपके एग्ज़ाम की चौड़ी है तो किसी को बोलने का मौका नहीं देना, हम प्रोफार्मा पूरा बनाएं। प्रोफार्मा में बाकायदा लिखें डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो नंबर, अमाउंट ए बी सी, अमाउंट लिखकर फिर उसके 3 टुकड़े करें, ए बी सी, और उधर भी क्रेडिट में भी अमाउंट ए बी सी। अब कैपिटल अकाउंट को के बाद आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, तो आपको कैपिटल अकाउंट भी बंद करना पड़ेगा। कहाँ बंद करें, तो इसका फिर एक तरीका बताता हूँ। आप देखें बैलेंस शीट में कैपिटल है, क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी में तो क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है जो आपको बांटना है वो भी क्रेडिट में आएगा। मान लेते हैं कि प्रॉफिट होने वाला है रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट में एक और आइटम आएगा। नया पार्टनर कैपिटल आएगा, एक और लाइन लगेगी। वो सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, एक और लाइन लगेगी जो आप ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे। तो इस तरह से आपकी बैलेंस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व बांटना है वो, नए पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, 5 लाइन्स लगेंगी। आप 6 छोड़ दीजिए भीतर और अब इसको भी बंद कर दीजिए। इसको बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको बैलेंस शीट का प्रोफार्मा भी ड्रॉ करना है। अब आप बैलेंस शीट का प्रोफार्मा ड्रॉ कीजिए। इसका एक हल्का सा, एक छोटा सा बताता हूँ कि अगर बैलेंस शीट की असेट में 6 आइटम हैं, 6 आइटम्स, और लायबिलिटी में 4, तो आप 6 फिगर बड़ा है ले लीजिएगा। एक हाथ नया हेड आ सकता है तो 7 लाइनें बैलेंस शीट के भीतर रखते हुए आप बैलेंस शीट को भी बंद कर दीजिए। प्रोफार्मा व्यवस्थित लिख दीजिए, बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन, लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये लिख दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद करने की कोई जल्दी नहीं है, पर अगर सवाल में आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं तो आपको इसको बंद भी कर देना चाहिए। ये प्रोफार्मास तीनों आपने एक साथ बनाने ही चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आप पूरा पेपर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले, और
एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं आप एग्ज़ाम में, नहीं नहीं मेरा नीट एंड क्लीन होना वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत नीट एंड क्लीन किया तो ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप जो लिख रहे हैं उसको समझ में आ जाना चाहिए, कंसेप्चुअली सही होना चाहिए। CBSE आपको नंबर देता है, आपके हैंड राइटिंग नहीं देखता है, समझ में आना चाहिए, बस ये है। तो डियर, अब आपने सबसे पहला श्री गणेश जहाँ से करना है वो ये कि आपने बैलेंस शीट से पार्टनर्स की A और B की कैपिटल को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। बैलेंस शीट की डेट दी हुई है कि ये बैलेंस शीट 31 मार्च 25 की है, तो आपने यहाँ पर 1 अप्रैल 25 पहले 2025 डेट कॉलम में और फिर अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन A और B। ये बात मुझे करनी नीचे पर चल रही है तो ये भी कर लेते हैं। ये सबसे पहले करना चाहिए। आपको जर्नल एंट्रीज नहीं कही हैं, और मैं क्लास में बच्चों से कहता हूँ कि पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह में कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको कहे नहीं जाते हैं लेकिन आपने करने चाहिए, जैसे जनरल रिजर्व। लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिख रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, आपको इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटना ही है। हाथों हाथ बाई बैलेंस के बाद बाई जनरल रिजर्व A और B को उनके ओल्ड रेशो में बांट दीजिएगा। ये काम हो गया। नए पार्टनर के एडमिशन के बारे में जो कहा है कि वो इतनी कैपिटल आए और इतनी प्रीमियम, इसको थोड़ा पेंडिंग रखिए। भले ही वो सवाल में नीचे इन्फॉर्मेशन में पहले नंबर पर दिया है, इसको आप पेंडिंग रखिएगा और अब पूरा फोकस कर दीजिए इन कामों के बाद। अच्छा, एक और बात बताऊं, बैलेंस शीट की असेट में भी कोई हेड हो सकता है जो आपको इमीडिएट खत्म करना है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या लॉस पड़ा होगा कोई, तो उसको आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है इमीडिएट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। स्पीड बन रही है आपकी। अब आपने फोकस करना है रिवैल्यूएशन पर। अब मैं यहाँ पर फिगर्स लेकर आपसे बात करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा स्पीड कैसे बढ़ती है। डियर, बिल्डिंग दी हुई है 80,000 की बैलेंस शीट में और कहा गया है कि इसको 20% से इंक्रीज करना है। यह बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 120%, वो मतलब वही हुआ 20% बढ़ाना है। 80,000 का 20% होता है 16,000, बढ़ाना है मतलब फ़ायदा है आपका। तो रिवैल्यूएशन में आप लिखेंगे बाय बिल्डिंग 16,000 और इमीडिएट बैलेंस शीट की एसेट में जाकर लिखेंगे बिल्डिंग 96,000। यहाँ एक विनम्र निवेदन करूं कि आपको बिल्डिंग सीधे 96,000 लिखना है। अगर कोई टीचर कहते हैं कि इसको आपको बिल्डिंग बैलेंस शीट में अंदर 80,000 प्लस 16 ऐसा लिखना है तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप जब एंट्री कर रहे हैं, आपने इसके लिए क्या एंट्री की है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में आपने बाय बिल्डिंग लिखा तो नो डाउट लेजर के बिल्डिंग अकाउंट में आपने जहाँ टू बैलेंस 80,000 है वहाँ टू रिवैल्यूएशन 16 लिखा होगा और एक नया बैलेंस आया होगा 96, इसलिए आपको बिल्डिंग को सीधे 96 ही लिखना चाहिए। अब कहेंगे सर ये तो सब हमें आता है, आप क्या बता रहे हैं? अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाया होता तो आप उसमें बाय बिल्डिंग 16 लिखते, ऑड फिगर होता। ये तो 18, 80 और 16 बहुत सरल फिगर्स हैं। कोई ऑड फिगर होता 85,000 होता और उसका 20, तो आप लोग फिर से बैलेंस शीट बनाते समय सोचते कि अरे यार क्या करना है, ये अनावश्यक टाइम कंजम्पशन होता है। हमने बिल्डिंग को इन ऑल रिस्पेक्ट बढ़ा भी दिया और असेट में लिख भी दिया। आपको कहा गया कि स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 90%, स्टॉक दिया है 40,000 का, 40,000 का। इसको आपको 90% करना है, मतलब 10% कम करना है, मतलब 4,000 से कम करना है। रिवैल्यूएशन में तत्काल लिखिएगा टू स्टॉक 4,000 और बैलेंस शीट में लिखिएगा स्टॉक 36,000। इसके बाद 1 बाय 1 आप इस तरह से करते जाइएगा। मैं आपको अलग से लेक्चर्स भी देने वाला हूँ। कहा जाता है 1 शॉट लेक्चर्स बहुत पसंद किए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, तो मैं चैप्टर वाइज आपको 1 शॉर्ट लेक्चर्स की भी मदद करूंगा, बशर्ते आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लोगों के साथ शेयर करें। जब बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मालूम पड़ेगा
तो मुझे ये मेहनत करने में संकोच नहीं होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपने रिवैल्यूएशन के सारे आइटम्स। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि बैलेंस शीट में डेटर्स दिया है 50,000 और लेस प्रोविज़न लिखा है 3,000। 50 - 3 47 बैलेंस शीट में बाहर दिया हुआ है। अब उसने नीचे कहा है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 10%। इसका बहुत क्लियर मतलब हुआ कि 50,000 के डेटर्स पर आपको 5 का प्रोविज़न मेंटेन करना है। 3 का तो पहले से ही है, 2 का आपको और करना है। प्रोविज़न करना P&L के डेबिट में करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में आप लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2,000। अब बैलेंस शीट में आप लिखेंगे डेटर्स, भीतर लिखेंगे 50,000 लेस प्रोविज़न 5,000 और बाहर लिखेंगे 45,000। आप कहेंगे सर अभी आपने बिल्डिंग में तो डायरेक्ट लिखने को कहा था, अब इसको आप ऐसा कह रहे हैं क्यों? क्योंकि डियर बिल्डिंग को डेबिट बढ़ाते समय बिल्डिंग को ही डेबिट किया था आपने, लेकिन प्रोविज़न करते समय आपने डेटर का हेड नहीं लिया है। प्रोविज़न की एंट्री हुई है रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न, सो आपने प्रोविज़न हेड लिया है जो कायदे से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आना चाहिए। लेकिन कहा गया है कि रेवेन्यू रिजर्व्स जो होते हैं ये रेवेन्यू रिजर्व है, इसको लायबिलिटी में न लिखते हुए संबंधित एसेट से माइनस करके बताया जाता है। अर्थात यहाँ पर डेटर अलग हेड है, प्रोविज़न अलग हेड है और इसलिए इनको आपको वर्किंग करके ही बताना पड़ेगा। चलिएगा, आपने रिवैल्यूएशन कर दिया, आपने मैक्सिमम काम कर लिया है। अब जो हम अक्सर भूल जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कीजिएगा। नहीं तो हम यहाँ, मैं पहले कहता था कि अब इसको छोड़ो आगे बढ़ो, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा आप रिवैल्यूएशन को बंद कीजिए, प्रॉफिट लॉस को बांटिएगा। अगर प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन में टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, ये एक लाइन में आना चाहिए, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। अगर जगह नहीं है तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कोलन लगाइए, नीचे थोड़ा सा अंदर आके, टू और बाय के नीचे कुछ नहीं लिखा जाता है, टू के थोड़ा सा अंदर आके लिखेगा एज कैपिटल बीज कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स है तो, और अगर फिक्स है तो एज करंट बीज करंट, और बांट दीजिएगा। ये आपका रिवैल्यूएशन पूरा हो गया, इसके नंबर पूरे हो गए आपके। अब ये जो आपने बांटा है इसको उनके कैपिटल अकाउंट में तुरंत क्रेडिट कीजिएगा और मेरा निवेदन है कि यहाँ पर हेड आना चाहिए बाय रिवैल्यूएशन इनटू ब्रैकेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। CBSE आमतौर पर इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, अगर किताबों में कुछ और लिखा है वो भी लिख सकते हैं। मेरा कहना है बाय रिवैल्यूएशन आएगा और ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये A और B बांट देंगे। अब हम जिसको छोड़ दिए थे नए पार्टनर के एडमिशन को, सवाल में कहा है कि नया पार्टनर 3 लाख रुपए कैपिटल लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया इतनी। मैं गुडविल पर एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा अगर आप मांग करेंगे, जिसमें गुडविल के बारे में सारे ट्रीटमेंट, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सब में कैसे करना है, वो एक अलग से वीडियो हो सकता है। तो डियर C आया है 3 लाख कैपिटल लेकर और मान लेते हैं 60,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल। आप कैपिटल अकाउंट में तुरंत लिखें बाई बैंक या कैश। अच्छा, बैलेंस शीट में अगर बैंक और कैश दोनों लिया है तो आपको तकलीफ हो सकती है। हमारा कहना होता है बड़ी क्लासेस में कि अगर बड़े अमाउंट से तो आप बैंक ही लिखें। अगर आपको बैलेंस शीट में केवल कैश दिया है तो आप ठाट से कैश लिखें, कोई इशू नहीं। तो बाई कैश या बैंक, और बड़ी क्लास में तो लोग क्या करते हैं ऐसे वक्त में, बाई कैश ऑब्लिक बैंक। आप जानो आपने नहीं दिया था, कैश था कि बैंक था, तो हमने तो दोनों लिख दिया। सो बाई बैंक या कैश C में आप लिखेंगे, C के कैपिटल अकाउंट में 3 लाख। और अभी जो 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, ये अमाउंट A और B को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेगा। यहाँ एक बात बता दूँ, अगर A और B 3:2 के पार्टनर हैं, C 1/6 के लिए एडमिट हुआ है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के बताना चाहिए नीचे, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। लेकिन एक बात सुन लें, अगर सवाल में रेशो के बारे में ये नहीं कहा है कि C ने किससे शेयर लिया और A और B 3:2 के हैं, तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं कि C ने A और B से उनके रिस्पेक्टिव रेशो यानी 3:2 में लिया, या दूसरा उसने फर्म से लिया। दोनों ही स्थिति में सेक्रीफाइसिंग रेशो
3:2 ही आएगा। अब इस पर सब हर चीज़ बहुत टेक्निकल है अकाउंट्स, और इसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है। जैसे ये चीज़ है तो मैथ्स है। तो चलिएगा, मैं मानता हूँ कि आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया। निकालना है वर्किंग नोट में, कितना ही आसान क्यों न हो आप निकालें। और एक बात यहाँ और सजेशन दूँ कि हम पूरा सवाल भी करेंगे, वर्किंग नोट्स भी बनाएंगे, तो फिर तो सर हो गया, हमारा पेपर तो 3 घंटे में पूरा नहीं होगा। तो यहाँ एक बात बताऊँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशो दिख रहा है 3:2 पार्टनर है, 1/6 के लिए एडमिट हुआ है। मैंने कहा अंडरस्टूड है 3:2 ही उनका सेक्रीफाइसिंग है। तो अभी आप न निकालें तो चलेगा, पूरा पेपर कर लें, 2-4 लाइन नीचे छोड़ दें। अब समय बच गया है, कर दें, नहीं बचा है न करें। कोई 10-20 मार्क्स नहीं कटेंगे, आधा नंबर 1/4 नंबर कट जाएगा। अरे सर आप नंबर कटने की बात कर रहे हो? अरे भाई इस 1/4 नंबर को पाने के लिए हम लोग 5 नंबर का सवाल छोड़ देते हैं। इसलिए त्याग करते आना चाहिए। मैं त्याग नहीं कहना कर, मैं तो कह रहा हूँ 80 to 80 ऑफ टफ 80 करना है, 100% करना है, सब कुछ करना है। लेकिन समय प्लानिंग कैसे करें, तो फिलहाल इसको छोड़ सकते हैं। सो आप 60,000 जो लाया है वो 3:2 में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में बांट देंगे आप। अगर सवाल में इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है तो एक तो 3 लाख आया है, एक 60,000 आया है, यानी 3,60,000 आया है। बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस 1 लाख दिया है, तो 4,60,000 इमीडिएट बैंक में असेट में लिखिए। बैंक कैश एट बैंक 4,60,000। या फिर एक बात कहूँगा, किसी भी अकाउंट में अगर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो आपको उसका वर्किंग नोट में अकाउंट बनाना चाहिए। यानी आपको वर्किंग नोट में एक छोटा सा बैंक अकाउंट बना के बताना चाहिए, जिसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1 लाख, टू सीज कैपिटल 3 लाख, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, और बाई बैलेंस 4,60,000। लेकिन फिर वही 1/4, फिर वही समय। तो अभी इसको नहीं करें तो चलेगा। ये हो गया आपका, और इस तरह से ये भी आपने कर दिया। अब आपको कैपिटल अकाउंट्स को हाँ, एक और बात, आपने जो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में लिखा है, सॉरी कर दिया आपने। अब आपको इनके कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज कर देना है, बैलेंस निकालना है तीनों के। और अब आपको सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये है कि अब आप बैलेंस शीट में जाएं और देखें ऐसे कौन कौन से हेड्स हैं जिसके बारे में सवाल में कुछ नहीं कहा गया था और आपने उसका कुछ किया भी नहीं है। उनको एज इट इज़ सॉल्यूशन की बैलेंस शीट में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मशीन के बारे में सवाल में कुछ नहीं कहा गया था, 35,000 की है तो उतार के 35,000 के लिख दीजिए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं 72,000 के, कुछ नहीं कहा गया है, इमीडिएट उतार दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस करने की बात कर रहे थे। मेरा कहना है कि बड़ा काम यह है कि जो बचा है उसको उतार लें। आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस करें और उन बैलेंसेस को बैलेंस शीट में लिख दें। अब आप बैलेंस शीट का टोटल करें, मिल जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए नहीं मिला, तो मेरा प्रश्न है बताइए क्या करेंगे? नहीं मिला। मेरा कहना है इस सवाल को यहीं पर छोड़ देंगे और अगले सवाल को ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको ढूंढेंगे, अब देखिए 5,000 का डिफरेंस आ रहा है और एक दिख रहा अरे ये 5,000 रह गया, वो तो ठीक है, लेकिन आड़ा तिरछा डिफरेंस आ रहा है, एक इसमें देख रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ मेरा सजेशन है, दिल पक मजबूत कीजिए, इस सवाल को यहीं छोड़ दीजिए और अगले सवाल को कीजिए। अगला सवाल कर लेने के बाद, या जैसे घड़ी देखते हैं अपन की, एक 80 नंबर के लिए अगर 3 घंटे हैं, यानी कि 180 मिनट्स फॉर 80 मार्क्स, तो 1 घंटे में कितने मार्क्स, 1 घंटे में कितने मार्क्स का होना चाहिए? देखिए 180 डिवाइडेड बाई 80 तो 8/16 लगभग 8×2 = 16, 0 से 0 कट गया और 8×2 = 16, 2 पॉइंट समथिंग, यानी एक नंबर के लिए 2 पॉइंट समथिंग टाइम लिमिट है आपकी, एक नंबर के लिए। 3 घंटे में आपको 80 नंबर लाना है तो
आप देखेंगे कि आपने कितने सवाल कर लिए हैं। यदि आपने पहले घंटे में 25 नंबर का कर लिया मान लीजिए, तो मतलब 3 घंटे में आप 75 मार्क्स का करेंगे। यहाँ आपको दिखना चाहिए कि अरे मेरी स्पीड कम है। और अगर आपने फर्स्ट आवर में 35 मार्क्स का कर लिया है तो योर स्पीड इज़ गुड। इस तरह से हल्का सा मेजरमेंट करेंगे। इस पर फिर और बात करेंगे, हाउ टू फेस एग्ज़ाम। वो एक और वीडियो बन सकता है, बहुत बहुत बन सकते हैं। आप तो बस लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो ही मैं आपकी हर तरह के, आप जो कमेंट में लिखेंगे कि ये इस पर भी वीडियो बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए, बना देंगे। तो डियर, आपने इसको छोड़ देना है, अगला सवाल करना है। और अगर आपको लगता है 1 घंटे बाद कि मैंने 35 मार्क्स का कर लिया है, तो आप 2 मिनट इधर फिर से आके टोटलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। मेरा कहना है, मैं तो ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं तो कहूँगा आप तो एंड में ही इसके टोटलिंग बैलेंसिंग चेक कीजिएगा। अगर आप बहुत फास्ट चल रहे हैं, 1 घंटे में आपने 40 मार्क्स कर लिया है, तो फिर तो रुक जाइए और अपनी गलती को ढूंढिए। अच्छों से टोटलिंग बैलेंसिंग, इसमें गलतियाँ होती हैं, हमसे भी आज भी होती हैं, नहीं होना चाहिए। और इसमें एक बात कहूँ, जब आप फिगर्स को स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई नहीं देखता है, कोई काटता नहीं उसको। लेकिन अगर आपने फिगर्स एक के नीचे एक नहीं लिखे, अगर आपने, तो आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको फिर टोटलिंग में गड़बड़ होने के चांसेस हैं। और इसलिए उसको बार बार चेक करने की जगह छोड़कर अगला सवाल करना अच्छा होता है। मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं बहुत कम बोल पाया हूँ आपसे, पर जितना भी अचानक वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ, बोला हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स और हो सकते हैं, मैं सप्लीमेंट्री वीडियो बना सकता हूँ इसका। पर फिलहाल समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लोगों से शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए, ताकि मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।